हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। सेमेस्टर 6 है और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये हिस्ट्री की वीडियो होने वाली है। यानी आज हम हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है युगों से दिल्ली। इस हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं और आज की जो हिस्ट्री होने वाली है इसकी वीडियो नंबर 1 ये होने वाली है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है यानी सिलेबस की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्दी से उसे देख लीजिए। सिलेबस की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सिलेबस करवाया है, यानी हिस्ट्री की बुक का पूरा सिलेबस करवाया है। ओके, तो आप उसे देखना मिस मत करना। एंड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो चैप्टर नंबर 1 की होने वाली है। चलिए फिर बिना देरी करे आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और उसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इस बुक को पढ़ पाएँ और अपने नंबर अच्छे से ला पाएँ। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं इकाई 1 यानी चैप्टर 1, जिसका नाम है दिल्ली के कई अतीत, पारिस्थितिकी, पुरातत्व और इतिहास। यानी आज के इस चैप्टर में हम दिल्ली के अतीत के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पारिस्थितिकी, पुरातत्व और इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली के अतीत में पारिस्थितिकी और पुरातत्व और उसके इतिहास को किस तरह से हम उसे देख सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेनली जो आज की वीडियो में चर्चा होने वाली है वो दिल्ली के ऊपर होने वाली है। पूरी ही चर्चा हमारी दिल्ली के ऊपर होने वाली है कि दिल्ली का इतिहास कैसा था, दिल्ली की किस तरह से स्थापना हुई और दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है, पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है और शायद दुनिया की सबसे पुराने बसे शहरों में से भी एक है। यानी हम ये सब जानते हैं कि दिल्ली जो है वो सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है और शायद हम ये भी कह सकते हैं दिल्ली सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। हालांकि दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में सामग्री कम है, फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि यह महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली के बारे में हमें जानकारी, यानी पुरानी जो जानकारी है, इतिहास के बारे में जो जानकारी है, उसकी सामग्रियाँ या फिर ये कहें उसके स्रोत बहुत कम मिले हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दिल्ली जो है वो पुरानी नहीं है। बेशक उसके जो स्रोत हैं वो कम हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो एक बहुत पुरानी और बहुत मजबूत स्थिति में रह चुकी है। दिल्ली जो है वो राजनीतिक केंद्र के रूप में रह चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत, कि दिल्ली के अतीत के अध्ययन को हम कैसे कर सकते हैं, या दिल्ली के अतीत के जो स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है कि दिल्ली का अतीत कैसे था। स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें पता चले, जो भी हमें जानकारी दे वही स्रोत है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली के अतीत के बारे में जो स्रोत देने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिल्ली के स्रोत के रूप में देखी जा सकती हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, दिल्ली प्रागैतिहासिक काल से मानव आबादी का स्थान रहा है। हालांकि इस समय के पत्थर के उपकरण दिल्ली के कई स्थानों पर पाए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं दिल्ली में प्राग ऐतिहासिक काल से ही बसेरा रहा है मानवों का। मानव दिल्ली में प्राग ऐतिहासिक काल से ही रहते आए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके जो स्रोत हैं वो हमें पत्थर मिल सकते हैं, यानी ये प्राग ऐतिहासिक के पत्थर मिले हैं जो वहाँ के मानवों द्वारा यूज किए गए थे। विशेषतः दिल्ली के पहाड़ी चट्टानी हिस्सों व फरीदाबाद के अनंगपुर से, लेकिन यहाँ प्रागैतिहासिक लोगों का कोई कंकाल अभी तक नहीं मिला। यानी हम कह सकते हैं दिल्ली के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो चट्टानी इलाके हैं, जैसे कि फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद का अनंगपुर, वहाँ से हमें पत्थरों के तो निशान मिले हैं, हमें पत्थरों के तो औजार मिले हैं, लेकिन प्राग ऐतिहासिक का कोई भी कंकाल नहीं मिला है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ के अभी पूरी तरीके से स्रोत हमें नहीं मिल पाए हैं। और यहाँ पर हमें उत्तरी हड़प्पा के अंश, भोरगढ़ उत्तरी दिल्ली में नरेला के पास तथा मंडोली पूर्वी दिल्ली में
नंदनगरी के पास आदि में पाए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं हड़प्पा के जो कुछ स्थल हैं या कुछ स्रोत हैं वो भी पाए गए हैं, जो दिल्ली के नरेला और दिल्ली के नंदनगरी के पास तक भी पाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम इसके स्रोतों में देख सकते हैं अधिकांश खुदाई स्थलों की विस्तृत और पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। यानी बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर जो वो खुदाई के या खनन के कार्य हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो ही प्रकाशित नहीं हुई। तो हमें कैसे पता चलेगा? उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, हम भी जानते हैं कि पुराना किला दिल्ली का एकमात्र स्थल है जहां हमें 2500 वर्ष से अधिक के निरंतर इतिहास के प्रमाण मिले हैं। यानी पुराने किले में हमें 2500 वर्ष से भी पुराने हमें कोई ना कोई अवशेष मिल ही जाते हैं पुराने किले के अंतर्गत। यहाँ पर 1955, 1970 और उसके बाद में 2013-14 में खुदाई की गई। यानी अभी तक हम कह सकते हैं सिर्फ 4 बार ही पुराने किले में खुदाई हो चुकी है या खनन का कार्य हुआ है, उसके बाद में नहीं हुआ। और फिर भी पुराने किले की पूर्ण रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। एक तो 4 ही बार खनन का काम हुआ, यानी खुदाई वगैरह का काम हुआ, स्रोत ढूंढने का काम हुआ, और उसमें भी उन 4 बार में भी जो रिपोर्ट है वो नहीं आई। तो कैसे पता चलेगा दिल्ली के इतिहास के बारे में या दिल्ली के स्रोतों के बारे में, जब हम रिपोर्ट ही नहीं प्रकाशित हो पाती है। लेकिन हम कह सकते हैं प्राचीन जो साहित्य रहा है उसकी कई कथाओं से हमें दिल्ली के बारे में और दिल्ली की बातों के बारे में या फिर ये कहें दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन जो साहित्य होता है वो तो मनगढ़ंत भी हो सकता है, उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, इसीलिए हम उस पर यकीन नहीं कर सकते या फिर ये नहीं कह सकते कि हाँ वो 100% ट्रू था या 100% सच था। तो इसीलिए जो प्राचीन साहित्य है उसके बारे में हम चर्चा तो करते हैं पर पूरी तरीके से नहीं करते। ठीक है, पत्थरों के औजार, प्राचीन टीलों, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मूर्तिकला, साहित्य और स्थानीय परंपराओं के प्रमाणों को एक साथ बताते हुए उपेंद्र सिंह ने अपनी रचना प्राचीन दिल्ली के इतिहास का पाषाण युग से लेकर राजपूतों के समय तक पता लगाया है। यानी एक व्यक्ति हैं जो उत्खनन का कार्य करते हैं, वो उपेंद्र सिंह, जिन्होंने ये पत्थरों के औजार, प्राचीन टीले, मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला, साहित्य, इन सभी के आधार पर बताया है कि दिल्ली का जो संबंध है पाषाण युग से ये राजपूतों तक का देखा गया है। यानी पाषाण युग से ही दिल्ली में कोई ना कोई रहकर आया है, दिल्ली में बसावट रही है। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राचीन काल में दिल्ली क्षेत्र का भौतिक भूगोल अभी तक अस्पष्ट है। यानी हम कह सकते हैं प्राचीन काल में जो दिल्ली का क्षेत्र था, भूभाग था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो अभी तक अस्पष्ट है। अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि दिल्ली की जो सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, क्योंकि वो अभी तक अस्पष्ट है। लेकिन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के 2 व्यापक भागों उत्तरापथ और दक्षिण पथ की सहायता से हम कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र की विस्तृतता उत्तर भारत की अन्य प्राचीन बस्तियों जैसे मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती और कौशाम्बी के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। यानी हम ये तो कह रहे हैं कि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि दिल्ली की जो सीमा थी वो कहाँ तक थी, लेकिन कुछ साक्ष्यों से या उत्तरी पंथ और दक्षिणी पंथ से हमें ये पता चल जाता है कि जो दिल्ली के ये संबंध थे या दिल्ली की जो सीमाएं थी वो मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी और श्रावस्ती और कौशाम्बी तक थी। यहाँ तक इसके अच्छे संबंध स्थापित थे और ये यमुना नदी के किनारे स्थापित है, इसीलिए यहाँ पर की जो व्यवस्था थी या फिर ये कहें यहाँ की जो आबादी थी वो फलने फूलने वाली थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे इंद्रप्रस्थ के नाम से प्राचीनतम उपनिवेश। यानी अब हम देखेंगे इंद्रप्रस्थ के नाम से प्राचीनतम जो उपनिवेश है वो किस तरह से, और इंद्रप्रस्थ है क्या, यानी किसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। चलिए फिर इसको देखते हैं। दिल्ली उस शहर का पुराना नाम नहीं है जो प्रथमत अस्तित्व में आया। यानी दिल्ली जो है वो उस शहर का नाम नहीं है जो अब अस्तित्व में आया। दिल्ली का पहला शहर इंद्रप्रस्थ माना जाता है। यानी दिल्ली का जो पहला शहर माना जाता है वो इंद्रप्रस्थ को माना जाता है, जो देवताओं को पांडव, नरेश, युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया था। यानी ये माना जाता है जो दिल्ली का पहला शहर है वो इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ को जो बसाया गया था वो देवता पांडव, नरेश, युधिष्ठिर द्वारा बसाया गया था। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो महाभारत महाकाव्य में पुरातत्व के रूप में संदर्भित किया गया है। यानी इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें महाभारत महाकाव्य से मिलते हैं। यह इस अवधि के दौरान शाकप्रस्थ, शंकरपुरी और खांडवप्रस्थ जंगल में स्थित होने वाले के कारण यह नाम पड़ा।
के वैकल्पिक नामों में से भी जाना जाता है। यानी दिल्ली को हम काशप्रस्थ, शंकरपुरी और खंडप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पाली भाषा के बौद्धिक ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ को इंद्रपट्टा और इंद्रपट्टन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाली भाषा में इंद्रप्रस्थ को इंद्रपट्ट या इंद्रपट्टन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का पुराना किला व्यापक रूप से पुराने इंद्रप्रस्थ का अवस्थित रूप है। यानी हम ये कह सकते हैं दिल्ली का जो पुराना किला है वो पुरानी ही इंद्रप्रस्थ का अवस्थित रूप है। यानी हम इसे कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ से जोड़कर देख सकते हैं पुराने किले को। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शुंग एवं कुषाण साम्राज्य के चित्र धूसर मृतभांड, उत्तरी काले चमकीले मृतभांड के बर्तनों का साक्ष्य 1954 से 55 के अनुसंधान से प्राप्त होता है। यानी हमें शुंग और कुषाण साम्राज्य के भी कुछ मृतभांड यानी मिट्टी से बने और काली मिट्टी से चमकीले बने जो मृतभांड हैं वो प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन बस्तियों में मिट्टी की ईंटें, मलबे, कच्चे मकान, ईंटों की नालियां, कुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, नक्काशी पत्थर, मोहरे तथा एवं तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं मौर्य काल के भी यहाँ से हमें साक्ष्य मिले, जो कि हमें मिट्टी की ईंटें मिली हैं, मलबे मिला है, कच्चे मकान मिले हैं, ईंटों की नालियाँ मिली हैं, कुएं मिले हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं, नक्काशी वाले पत्थर मिले हैं, मोहरे मिली हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। ये सभी हमें मौर्य काल के बारे में बताती हैं। मौर्य युग में पूर्व की आबादी साधारण सुधर मृतभांड का लाल मृतभांड से यह भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि 16 महाजनपद के काल में दिल्ली में मानव व्यवस्थित था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 महाजनों के इतिहास से हमें पता चलता है कि जिस टाइम पे 16 महाजनपद थे उस टाइम पे दिल्ली में भी मानव जो थे वो व्यवस्थित थे, मानव रह रहे थे दिल्ली में जब 16 महाजनपद का टाइम था। और आई होप आपको 16 महाजनपद के बारे में पता होगा, और पता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16 महाजनपद कहाँ स्थित थे। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि 16 महाजनपद कहाँ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथाकथित शहर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अभी तक भी पूरे अवशेष पता नहीं चल पाए हैं। दिल्ली के कोई भी पूरा अवशेष, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरीके से हमें सारे अवशेष मिल गए हों और दिल्ली का इतिहास पता चल गया हो, तो नहीं, अभी तक हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी बुक में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर के रूप में। यानी अब हम दिल्ली को एक ऐतिहासिक शहर के रूप में देखने वाले हैं। दिल्ली इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से सबसे पुरानी हिंदू राजधानी में से एक थी। यानी जो दिल्ली है उसे इंद्रप्रस्थ या इंद्रपथ के नाम से जानते हैं, और जो कि सबसे पुरानी हिंदू राजधानी के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक शहर के रूप में इसे 11वीं शताब्दी के मध्य से पूर्व का नहीं कहा जा सकता, जबकि तोमर वंशी राजपूत राजा अनंगपाल ने वर्तमान सूरजकुंड क्षेत्र में एक शहर की स्थापना की थी। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो दिल्ली है वो ऐतिहासिक शहर के रूप में 11वीं शताब्दी से पहले भी अस्तित्व में थी। ये माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के मध्य और इसके बाद में ही दिल्ली अस्तित्व में आई। लेकिन जो तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल तोमर थे, उन्होंने सूरजकुंड की स्थापना करवाई थी दिल्ली में। तोमर ने बाद में अपनी राजधानी को लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया, जहां अनंगपाल ने 160 ईस्वी में लालकोट का नगर दुर्ग बनाया था। यह वर्तमान कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र है। यानी फिर उसके बाद में अनंगपाल तोमर ने अपनी राजधानी को 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थापित कर दिया। ये जो किया था ये 160 ईस्वी में किया था, और उन्होंने एक लालकोट नगर दुर्ग की स्थापना की थी जो वर्तमान में कुतुब मीनार के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, कुतुब मीनार के आसपास में ये बनाया गया था। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे तोमर राजधानी का नाम दिल्ली का था, जो धीरे धीरे दिल्ली बन गया। यानी तोमर जो थे अनंगपाल तोमर, उन्होंने अपनी राजधानी का नाम दिल्ली का रखा था, और वो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो दिल्ली का से दिल्ली बन गया। ठीक है, दिल्ली का सबसे पुराना शहर जिसके साक्ष्य आज भी यथावत हैं रायपिथौरा शहर में स्थित हैं। यानी दिल्ली का जो सबसे पुराना शहर है उसके आज भी जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, जो कि रायपिथौरा शहर में स्थित है। अजमेर के चौहान शासक विक्रय राज चौथर्थ ने
तोमर के दिल्ली का पर कब्जा कर लिया, जिसके पौत्र पृथ्वीराज प्रसिद्ध राय पिथौरा ने लाल कोट की प्राचीन का विस्तार किया, जिसे फारसी स्रोतों में किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। यानी अनंगपाल तोमर के जो चौथे राजा थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाद में जो इनके पोते थे पृथ्वीराज, इन्होंने ये जो लाल कोट था उसको मरम्मत करवाई, उसका विस्तार किया, जिसे बाद में कर किला ए राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा। इसके शहर की दीवारों को कुवद मस्जिद के चारों ओर देखा जा सकता है। इस किले पर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आधिपत्य स्थापित किया। यहीं पर मध्यकालीन दिल्ली की नींव रख दी गई और 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर यानी किला ए राय पिथौरा पर कब्जा कर लिया और मध्यकालीन दिल्ली की स्थापना कर दी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लाल कोट और किला राय पिथौरा के विशेष दिल्ली के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण हैं। यानी लाल कोट और जो हमारा किला राय पिथौरा है, इसने एक विशेष गौरवशाली इतिहास दिया है दिल्ली को। और यही आज जो है वो फोर्ट या लाल किले के नाम से जाना जाता है। उसे पहले किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था और जो आज लाल किला या फोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसे पहले किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है लाल कोट शाब्दिक रूप से लाल किला है, यानी लाल कोट का अर्थ ही शाब्दिक रूप से लाल किला है। 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा निर्मित एक 4 दीवारी वाला गढ़ या सैन्य चौकी है। लाल कोट में उत्खनन का कार्य 1957 से 1961 में तथा पश्चात 1991 से 1995 के बीच किया गया। प्राथमिक कार्य मुख्यतः किले के दीवारों पर केंद्रित था। यानी जो लाल किला है उसमें जो उत्खनन का काम शुरू हुआ था वो 1957 से शुरू हुआ था और 1995 तक हुआ था और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो उस किले की यानी लाल किले की या ये कहें लाल कोट की जो दीवारें थी वो उसका प्रमुख केंद्र था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्रकारी की गई थी, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें हम मिट्टी के बर्तनों को देख सकते हैं, मुद्रा को देख सकते हैं, तांबे के सिक्के देख सकते हैं, टेराकोटा की बनी मूर्ति देख सकते हैं, कीमती रत्नों को देख सकते हैं जो वहाँ की दीवारों में शामिल हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए उनका जो मुख्य केंद्र था वो दीवारों को रखा गया था। अब आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्क आक्रमण से रक्षा के दृष्टिकोण से लाल कोट की किलेबंदी की और इसके विस्तार किया और तब यह किला राय पिथौरा नाम से जाना गया। यानी पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए लाल कोट की जो किलेबंदी करना शुरू किया और उसके बाद में ये राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा। किला राय पिथौरा का शाब्दिक अर्थ था राय पिथौरा का किला, यानी किला राय पिथौरा जो था इसका शाब्दिक अर्थ था राय पिथौरे का किला। इस शब्द का 16वीं शताब्दी में इतिहासकार अबुल फजल ने आईन ए अकबरी जो दिल्ली को चाहमान राजधानी के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी इस शब्द का या ये कहें राय पिथौरे किले का जो वर्णन है वो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन ए अकबरी में किया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल के खंडरों का द्विकालिक विभाजन किया, जिसे तोमर के लाल कोट एवं चाहमान के नए किले राय पिथौरा के वर्गीकृत किया। यानी जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उन्होंने इस किले के जो खंडर थे उसको 2 भागों में बांट दिया, तोमर के लाल कोट में और दूसरा जो बांटा था वो था चाहमान। इन दोनों में इस किले के जो खंडर था उसको विभाजित कर दिया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो हैं वो हैं कैथरीन बी असर। अब देखते हैं कि कैथरीन बी असर इसके बारे में क्या कहती हैं। उन्होंने राय पिथौरे किले का वर्णन मलबे की दीवारों और दुर्ग के रूप में किया। यानी उनका कहना है कि राय पिथौरे का जो किला है वो सिर्फ मलबे की दीवारें और दुर्ग है और कुछ भी नहीं। उनके अनुसार राय पिथौरे किला एक शहर के रूप में था। यानी उनका कहना था कि जो राय पिथौरे का किला है वो एक शहर के रूप में था।
जबकि लाल कोट नगर दुर्ग था। यानी उनका कहना है कि जो राय पिथौरा है वो अलग था, जो शहर था, और जो लाल कोट है वो एक दुर्ग था। ठीक है, राय पिथौरा किला पुराने नगर दुर्ग की तुलना में दोगुना बड़ा था, जिसमें अत्यधिक विशाल और ऊंची दीवारें थी। यानी इनका मानना है कि जो राय पिथौरे का किला था वो दुर्ग से 2 गुना बड़ा था और उसमें अत्यधिक विशाल ऊंची दीवारें भी थीं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे आप इसमें क्या लिख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राय पिथौरे किले पर अपना कब्जा कर लिया, इसे दिल्ली नाम देकर इसके पुराने नाम को पुनर्जीवित कर दिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लास्ट में चल के राय पिथौरे के किले पर कब्जा कर लिया और बाद में इसे दिल्ली नाम यानी आधुनिक दिल्ली नाम देकर इसका जो नाम था उसको चेंज कर दिया। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। जो निष्कर्ष आप इसमें लिख सकते हैं सारांश के रूप में, वर्तमान दिल्ली प्राचीन काल की पुरानी ज्ञात बस्तियों इंद्रप्रस्थ और लाल कोट का एक स्थान था। यानी हम ये कह सकते हैं वर्तमान में जो दिल्ली है वो प्राचीन काल में बस्तियां, इंद्रप्रस्थ, लाल कोट के नाम से जाना जाता था। हालांकि आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि तोमर राजपूतों ने हजारों साल पहले दिल्ली के प्रथम ज्ञान शहर की स्थापना की थी। यानी ये कहा जा सकता है कि हजारों साल पहले जो तोमर राजपूत थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिल्ली उस समय बसा जब यहाँ जंगल था और महाकाव्य महाभारत में वर्णित पांडवों का निवास स्थल था। यानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जब दिल्ली की स्थापना हुई तो यहाँ सिर्फ जंगल था। यानी दिल्ली की स्थापना जब हुई थी जब यहाँ सिर्फ जंगल था, और महाभारत के अनुसार भी जब दिल्ली की स्थापना हुई थी तो यहाँ सिर्फ जंगल था और ये पांडवों का शहर था। यानी यहाँ पांडव निवास करते थे जब दिल्ली की स्थापना हुई थी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कर पाएँ और जो हमारी पूरी बुक है इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए हैं। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।